हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोग का जो मेजोरिटी पोर्शन जो कवर किया था आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विद वेजेस। इसके पहले जितने आप लोग के पहले पोर्शन थे जैसे वेलफेयर प्रोविजन, हेल्थ प्रोविजन और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार वापस से आप लोग रिकैप लेना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप केस लॉ एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला एक वर्किंग आवर का है, फिर वीकली हॉलीडे का है, फिर ओवर टाइम है, नाइट शिफ्ट है, ओवरलैपिंग शिफ्ट है, डबल एम्प्लॉयमेंट कब मना है, ओके, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क क्या होगा और एनुअल लीव विद वेजेस। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान समझना। सेक्शन 25 क्या बोलता है डेली वर्किंग आवर्स के लिए, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था। जनरली कितना है सर, 8 घंटे काम करने, इंटरवल और स्प्रेड आवर को मिला के, ठीक है। माइंस में वर्किंग आवर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, शिफ्ट में काम होगा, वर्कर को अलाउ उसी टाइम पे जिस टाइम पे अंडरग्राउंड में वो तभी काम करेगा जब उसका अलॉटेड टाइम है। मोटर ट्रांसपोर्ट अगर है तो जो गाड़ी को चला रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, और अदर ड्यूटीज जैसे कि चलान का पेमेंट हो गया, टोल पेमेंट हो गया, और शॉर्ट वेटिंग जो टाइम होता है लेस देन 50 मिनट्स, वो सारी चीजें कवर होंगे। और अगर वर्किंग जर्नलिस्ट है, 4 हफ्ते में सर 144 आवर्स ज्यादा काम नहीं करना है आप लोग को, और आप लोग को हर हफ्ते में एक 24 आवर्स का कंसेक्यूटिवली आपको रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है लीव इंटाइटलमेंट। 3 प्रकार की छुट्टी होती है। पहला होता है अर्न लीव, मिनिमम 1/11 लगेगा ड्यूटी पीरियड का, जिसमें पूरा फुल वेजेस दिया जाएगा। मेडिकल लीव लगेगा मिनिमम 1/18, वो जो हाफ वेजेस में जाएगा, और अदर लीव भी हो सकता है। अगर आप छुट्टी नहीं लेते तो एक्यूमुलेट हो सकता है अप टू लिमिट में, ठीक है। कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर आप रिटायरमेंट और टर्मिनेट होते हैं तो जितना छुट्टी आप यूज नहीं किए हो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर डेथ होता है तो लीगल हेयर को दिया जाएगा। वही फिर हम लोगों ने छुट्टी के बारे में समझा, तो जनरल ये बोला जाता है कि एक आदमी एक हफ्ते में 6 दिन ही ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है, एक वीकली हॉलीडे कंपलसरी है। लेकिन हो सकता है कि किसी हफ्ते में अगर छुट्टी आपकी मिस हो जाती है तो कंपनसेटरी हॉलीडे मिलेगा, जो सेम मंथ में मिलेगा तो अगले 2 महीने में मिलेगा, ओके। तो ध्यान समझना, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट वाले क्या है कि वीकली हॉलीडेज में स्पेशल केस में काम कर सकते हैं, लेकिन लगातार 10 दिन बिना छुट्टी के काम नहीं करना है हम लोग को। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो? फिर देखो, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा। अब सर ओवर टाइम की अगर मैं बात करूं तो देखो, ओवर टाइम में क्या है सर, कम से कम डबल रेट से पेमेंट होना चाहिए, कम से कम डबल रेट से पेमेंट होना चाहिए, और सामने वाले का कंसेंट भी होना चाहिए। तो ध्यान समझना, नाइट शिफ्ट अलाउ होगा विद कंसेंट, लेकिन नाइट शिफ्ट में एक चीज ध्यान रखना है, नाइट शिफ्ट में छुट्टी कैसे होगी, जिस दिन आपका शिफ्ट, जिस टाइम पे आपका शिफ्ट खत्म होगा वहां से 24 घंटा काम काउंट करोगे, तब जाके आप लोग का नाइट शिफ्ट होगा, ओके। नाइट शिफ्ट की छुट्टी काउंट होगी। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। ये बोला जाता है कि कोई भी ग्रुप को ओवरलैप नहीं करना है दूसरे ग्रुप को। जैसे कि जब शिफ्टिंग होती है बेटा, अलग अलग लोगों में काम होता है, जैसे कि तीन तीन शिफ्ट में 10-10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये 2 लोग एक साथ नहीं टकराने चाहिए, इसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो ओवरलैपिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड, आप लोगों को समझ आया बच्चे लोग। कोई भी फैक्ट्री माइंस में कोई भी वर्कर अगर उस दिन अगर काम कर ले तो कहीं और काम नहीं कर सकता। फिर सेक्शन 31 क्या बोलता है, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क। इसमें यह बोला जाता है कि पीरियड ऑफ वर्क को सारे नोटिस को डिस्प्ले करना पड़ेगा हर स्टेब्लिशमेंट को एक प्रॉपर जगह पे, ओके, फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा, और कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो आईसीएफ को बताना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से पढ़ा था, जिसको मैंने हल्का सा रिकेप दे दिया। अब बात करते हैं एनुअल लीव विथ वेजेस। अब देखो, आप लोग को अर्न्ड लीव, जिसको ना ईएल बोलते हैं लैंग्वेज में, या तो पीएल बोलते हैं, पेड लीव, हमारे में ईएल बोला गया है। कोई भी वर्कर अगर कोई भी कैलेंडर ईयर में 180 दिन या उससे ज्यादा काम कर ले, कितना काम कर लिया, कोई भी वर्कर एक कैलेंडर ईयर में, किसमें, एक कैलेंडर ईयर में अगर 180 डेज और मोर अगर काम कर लेता है तो वो एलिजिबल है, ओके। किस चीज के लिए, एनुअल लीव के लिए। लेकिन लीव कैसे है, थोड़ा ध्यान समझना। नॉर्मल वर्कर है तो 20 दिन के पीछे 1 दिन का छुट्टी, एक्सीलेंट वर्कर है तो 15 दिन के बदले 1 दिन का छुट्टी, अगर माइन वर्कर है तो 15 दिन के बदले 1 दिन का छुट्टी। मतलब नॉर्मल वर्कर को, अगर कोई एडल्ट वर्कर है तो 20 दिन काम करता है तो 1 दिन छुट्टी, उसके अलावा एक्सीलेंट हो गया, माइन वर्कर हो गया, उनको 15 दिन के बदले एक छुट्टी दिया जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? थोड़ा ध्यान समझना। अब तो ध्यान समझना, अब अगर ले ऑफ मैटरनिटी और अर्न लीव है, काउंट फॉर 180 डेज एलिजिबिलिटी बट नो लीव अर्न। अब थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर बोला गया ले ऑफ मैटरनिटी और जो अर्न लीव है ये 180 दिन के एलिजिबिलिटी के लिए काउंट होगा। मतलब आप जब पीरियड ऑफ वर्किंग में काउंट करोगे तो ले ऑफ मैटरनिटी और अर्न लीव भी काम होगा। आपको समझ आया बच्चे लोग? अब तो ध्यान समझना, कोई भी पर्सन अगर हॉलीडे लेता है बिफोर या आफ्टर लीव, जैसे कि एकदम सिंपल समझना, मान लेते हैं कि ये सैटरडे है, ये संडे है, ये मंडे है। मैंने सैटरडे और संडे मंडे को अगर छुट्टी मारा, सैटरडे और मंडे को, तो संडे ऑटोमेटिकली छुट्टी हो जाता है वीकली हॉलीडे में। तो मेरी छुट्टी कितने दिन की होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की होगी, 3 दिन की छुट्टी काउंट नहीं करना है, ओके।
और अगर मैं मिड ऑफ द ईयर में ज्वाइन करता हूं तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग डेज का मुझे मिलेगा। समझ आया बच्चे लोग? और उतना मुझे काम करके चलना पड़ेगा। एलिजिबल वर्क 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डेज। अगर मैं जिस दिन भी ज्वाइन करूंगा मिड ऑफ द ईयर तो 1/4 रिमेनिंग डेज में मुझे काम करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान समझना। लीव ऑन सेपरेशन, अगर आप रिजाइन करते हो या तो डिसमिस होते हो या तो रिटायर होते हो या तो डेथ होता है, तो उस केस में अनयूज्ड लीव का तुरंत के तुरंत आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर रिजाइन किया हो तो वर्कर को मिलेगा और अगर डेथ होगी तो लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है, पेमेंट टाइम, अगर रिजाइन और डिसमिस हुआ तो 2 दिन के अंदर पेमेंट करना है। कितने दिन के अंदर करना है? 2 दिन के अंदर तुरंत पेमेंट करना है। रिटायरमेंट और डेथ होता है तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर करना है। अब देखो क्या होता है ना, अगर मैं छुट्टी अगर यूज नहीं कर पा रहा हूं तो अगले साल ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक की छुट्टी ही मेरी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। कितने दिन तक की? सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तक की छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे लोग? अगर लीव रिफ्यूज किया गया, मतलब मैंने छुट्टी मांगा लेकिन एम्प्लॉयर मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, तो उस केस में बिना लिमिट के कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? वर्कर डिमांड कर सकता है लीव इनकैशमेंट, मतलब उसने छुट्टी नहीं लिया तो उसके बदले लीव इनकैशमेंट डिमांड कर सकता है, और 30 दिन से ज्यादा अगर छुट्टी है उसी को इनकैश करा सकते हो। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन, मतलब सीधी सी बात है, मुझे मान लेते हैं 60 छुट्टी मिला, मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 छुट्टी यूज किया तो मैं 20 का इनकैशमेंट करवा सकता हूं। क्लियर बच्चे लोग? 20 छुट्टी का मैं यहां पास इनकैशमेंट करा सकता हूं। ओके, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहां पास आप लोग का जो मेजॉरिटी वर्किंग आवर है और जो आप लोग का वर्किंग आवर और साथ ही साथ आप लोग का जो एनुअल लीव है ये खत्म होता है। ध्यान रखना, ये आप लोग के सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, इसमें केस लॉ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या सर रजिस्टर्ड रिकॉर्ड और रिटर्न मेंटेन करके चलना पड़ेगा? हाँ सर। किसमें रिकॉर्ड मेंटेन होगा सर? इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होगा। किसमें होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन होगा। तो हर इंप्लॉयर को प्रिस्क्राइब मैनर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या अदरवाइज किसी भी चीज में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और किसको बताना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। किसको बता के चलना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। थोड़ा ध्यान समझना, उसमें क्या डिटेल रहेगा? वर्क परफॉर्म बाय देम, उन्होंने कितना काम किया, नंबर ऑफ आवर वर्क, नॉर्मल वर्किंग आवर कितना कितना काम किया, कितने रेस्ट मिले, कितने वेजेस थे, उनकी रिसीट चाहिए, लीव है, लीव वेजेस, ओवर टाइम है, इंप्लॉयमेंट एडवांस, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस को डिस्प्ले करना पड़ेगा, वेजेस स्लिप भी इशू करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, रसीद बोलते हैं ना वेजेस स्लिप, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है वैसे ही यहाँ पर वेजेस स्लिप भी है। तो ध्यान समझना, इस रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा आईसीएफ को। किसको फाइल करना पड़ेगा? आईसीएफ को। तो इस तरीके से आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। क्लियर है बच्चे लोग? अब पारी आती है आईसीएफ की और अदर अथॉरिटी की। इंस्पेक्टर कम जो फैसिलिटर है वो स्पेसिफिक एरिया वाइज अपॉइंट होता है, जो कि क्या करता है, आप लोगों को रेड करता है सर, वो इन्वेस्टिगेट करता है और साथ ही साथ अवेयरनेस हो गया, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट जो है ना किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए परफॉर्म कर सकता है। सर क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा? जो एक कोड में बताएगा। ठीक है, अब इंस्पेक्शन सिस्टम को ध्यान समझना। सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें ऑनलाइन इंस्पेक्शन होगा। गया भी या मैनुअल का जमाना, इसी कारण बोला कि करप्शन कम हो। क्या होता है ना, थोड़ा ले दे के मामला सेटल हो जाता है, तो अब ऑनलाइन इंस्पेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन होगा और रैंडम सिलेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्टर। ऐसा नहीं है कि उस एरिया का इंस्पेक्टर तो वहीं का करेगा, नहीं, रैंडमली एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट कर देंगे, रैंडमली इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका फीचर्स क्या है? हर एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन के लिए एक यूनिक आईडी, एक कोड बना दिया गया। ठीक है, टाइमली अपलोड होगा रिपोर्ट का, जब जरूरत पड़ेगा तो हम स्पेशल इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क एंड रिस्क, जैसा वर्क और रिस्क होगा उस तरीके से इंस्पेक्शन सिस्टम होगा। समझ आया बच्चे लोग? गवर्नमेंट चाहे तो चीफ स्टेट के लिए, मल्टी स्टेट और इंटायर कंट्री के लिए भी अपॉइंट कर सकता है। उसके छोड़ गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। अब देखो तो ध्यान समझना, ऑफिसर का पावर क्या होगा? वो चीफ इंस्पेक्टर जैसे ऑफिसर पावर एक्सरसाइज कर सकता है और इंस्पेक्टर जैसे कर सकता है। समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? और अगर जरूरत पड़ी तो वो एडिशनल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट करवा सकता है। क्लियर बच्चे लोग? ध्यान समझना, जो आईसीएफ रहेगा ना वो आप लोग का पब्लिक सर्वेंट रहेगा। क्या रहेगा आप लोग का? पब्लिक सर्वेंट रहेगा, मतलब इसको पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट मानना पड़ेगा आप लोग को। क्लियर है बच्चे लोग? अब तो ध्यान समझते हैं, इसको स्टार मार्क करेंगे, बाकी कोड में भी दिया गया कि आईसीएफ का क्या क्या पावर होता है। सबसे पहले एंट्री इनटू वर्कप्लेस, कोई भी वर्कप्लेस में एंटर कर सकता है जो कि काम के पर्पस के लिए यूज हो सकता है, और गवर्नमेंट ऑफिसर से और एक्सपर्ट से असिस्टेंट ले सकता है। मेरा बोलने का मतलब है पुलिस वालों को भी साथ में लेके जा सकता है। ओके, वो कोई भी स्टेब्लिशमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, स्टेब्लिशमेंट को, प्रीमाइसेस को, प्लांट एंड मशीनरी आर्टिकल, किसी भी चीज को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो इंक्वायरी कर सकता है।
कैन इन्वेस्टिगेट एनी एक्सीडेंट, डेंजरस ऑकरेंस और टेक स्टेटमेंट फ्रॉम पर्सन, किसी पर्सन से स्टेटमेंट भी ले सकता है, ठीक है। प्लांटेशन के केस में क्या है, क्रॉप को एग्जामिन कर सकता है, वर्कर को एग्जामिन कर सकता है और रजिस्टर को भी चेक कर सकता है, स्पेशल पावर दिया गया प्लांटेशन को लेके, ठीक है। अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस दे सकता है एम्प्लॉयर और वर्कर को कंप्लायंस को लेके, क्योंकि वो लोग कंप्लायंस नहीं करते तो आईसीएफ का नाम दिया गया, पहले इंस्पेक्टर होता था, अब क्या बोल दिया गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोल दिया गया, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट्स कोई मांग सकता है, वो सर्च एंड सीजर भी कर सकता है, ठीक है। कैन डायरेक्ट दैट एनी प्लेस और आइटम नॉट बी डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी, ये भी बोल सकता है कि कोई भी जगह, देखियो ना सीआईडी, देखियो ऐसे लाइन लगा लेते हैं, मतलब ऐसे स्टिकर लगा देते हैं डू नॉट एंटर वाला, वैसे एविडेंस के लिए ऐसा भी कर सकता है कि कोई प्लेस और आइटम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, समझा बच्चे लोग। रिकॉर्ड भी कर सकता है एविडेंस को, मेजरमेंट, फोटोग्राफ, वीडियो भी बना सकता है, इवन सैंपल भी ले सकता है आप लोग को। डेंजरस सब्सटेंस को हैंडल कर सकता है और उसका डिटेन भी कर सकता है और सीज भी कर सकता है, चाहे तो सो कॉज नोटिस भी इशू कर सकता है, ओके। और लीगल प्रोसीडिंग में भी जा सकता है, कैन फाइल कंडक्ट और डिफेंड केसेस इन अ कोर्ट, और बहुत सारे ऐसे अदर पावर है जो एक्सरसाइज कर सकता है, समझ आए बच्चे लोग। और अगर सर्च एंड सीजर होता है तो उसके लिए उनको क्रिमिनल लॉ के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग का होता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर। अब सर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेशन के सर पावर एंड ड्यूटीज को सर याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं आप लोग को एक कीवर्ड देता हूं बच्चे लोग, जिसका नाम है डिस्क्लेमर। क्या है आप लोग का डिस्क्लेमर? देखो डिस्क्लेमर को बस याद रखना, कभी भी पूछे पावर और ड्यूटीज क्या होता है आईसीएफ को, तो डिस्क्लेमर। डी मतलब क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है, प्रोड्यूस के लिए बोल सकता है। आई मतलब होता है कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। एस मतलब होता है सर्च एंड सीजर कर सकता है। सी मतलब होता है सर्च एंड सीजर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होंगे, ओके। सिविल सूट में जाके लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकता है। ए मतलब होता है अवेयरनेस, आई मतलब होता है इंक्वायरी, एम मतलब होता है मॉनिटरिंग भी करवा सकता है, ई मतलब एविडेंस को भी प्रिजर्व करवा सकता है, और आर मतलब होता है रिकॉर्डिंग आप लोग का। समझा बच्चे लोग? तो इस तरीके से आप लोग का डिस्क्लेमर वर्ड अगर आपको याद है तो आईसीएफ के आप लोग की ड्यूटीज एंड पावर भी याद हो जाएंगे। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पास ना वुमन को लेके ना एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया है एम्प्लॉयमेंट को लेके, जैसे कि ओवर टाइम भी करवा सकते हैं, क्या नाइट ड्यूटी भी करवा सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ पास ये बोला गया है कि अब क्या है ना, यहाँ पास इक्वालिटी लाना है वुमेन्स को लेके, तो सारे इस्टेब्लिशमेंट किसी भी प्रकार के अगर वर्क हैं तो आप लोग ध्यान समझना, नाइट में भी काम करवा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू ये है कि उनसे आप लोगों को कंसेंट लेना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आया बच्चे लोग? देखो यहाँ पास ये बोला गया है, women shall be entitled to be employed in all establishment for all type of work under this code. They also be employed within their consent before 6 am and beyond 7 pm. हर जगह काम कर सकते हैं और सुबह 6 बजे से पहले और रात को 7 बजे के बाद भी आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन रिलेटेड टू सेफ्टी, हॉलीडे एंड वर्किंग आवर्स और एनी अदर कंडीशन टू बी ऑब्जर्व बाय द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगा मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन इन डेंजरस ऑक्यूपेशन। Section 44 complaints Section 43 by focusing especially on a woman employment in hazardous or dangerous operation. It ensure that equality in employment is balanced with mandatory safeguarding for health and safety. ये बोला गया है कि employment में equality चाहिए तो उनको safeguard और healthy measure भी देना पड़ेगा। अगर appropriate government consider करता है कि किसी भी woman को अगर employ कर रहे हो तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, hazardous और dangerous process है तो उनके हेल्थ और सेफ्टी में आप लोग को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलता है। समझा बच्चे लोग एवरीवन? ठीक। अब बात करते हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसको बोलते हैं सर? वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अपॉइंट होता है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोले तो एम्प्लॉयर के लिए जो काम करता है। क्लियर है बच्चे लोग? तो ये जो स्पेशल प्रोविजन है यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना, ये प्रोविजन उनके ऊपर अप्लाई होता है जो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो 50 और उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगता है या तो 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करता है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट और कैजुअल वर्कर आप लोग के काम काउंट नहीं होंगे। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? तो ध्यान समझना, लाइसेंसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने फीचर्स में पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल लाइसेंस लगता है, इन लोगों को वन टाइम लाइसेंस लगता है, मतलब एक बार करना पड़ेगा, लेकिन 5 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। This section is a core compliance provision that regulate the licensing of contractor engaging in contract labor. सेक्शन 47 ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के काम में इंगेज है उनके लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस के बारे में बात करेगा। It ensure that contractor cannot operate without formal authorization and it introduce both general and work specific license. यहाँ पर से ध्यान रखा गया है इस कोड में कि कॉन्ट्रैक्टर जो है बिना ऑथराइजेशन के फॉर्मल ऑथराइजेशन के काम नहीं कर सकते। दो तरीके के लाइसेंस लाया गया, जनरल लाइसेंस और वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस, ओके। अब जनरल लाइसेंस क्या बोलता है?
एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद द लाइसेंस इशूड इन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑन सेक्शन 119, बताऊंगा क्या होता है। नो कॉन्ट्रैक्टर कवर्ड बाय दिस पार्ट शैल सप्लाई और एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेक और एग्जीक्यूट वर्क विद थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर जनरल रूल ये बोलता है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा जनरल। अगर आपको कोई भी स्टेब्लिशमेंट में अगर सप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को और या तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू काम करवाना है, एग्जीक्यूट कराना है, समझ आया बच्चे लोग, तो इस केस में जनरल रूल लगता है। फिर आता है आप लोग का वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस। If contractor does not meet prescribed qualification criteria, the authority may issue work specific। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेने के कुछ क्राइटेरिया लगता है, जैसे कि बीटेक करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इतना टर्नओवर होना चाहिए, वर्क ऑर्डर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है तो उस केस में वर्क स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको लाइसेंस दिया जा सकता है। इज इलेक्ट्रॉनिकली रिन्यूएबल विद इन पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड अप्लाई टू द कंसर्न वर्क ऑर्डर एंड इज सब्जेक्टेड टू स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब छोटे मोटे काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक इशू होगा, ठीक है, कंसर्न वर्क ऑर्डर में होगा और सब्जेक्टिव स्पेसिफिक कंडीशन होगा। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन। अब देखिए कंडीशन क्या होता है लाइसेंस का। लाइसेंस में इंक्लूड कंडीशन रिलेटेड टू आवर्स ऑफ वर्क। लाइसेंस में लिखा जा सकता है कि कंडीशन क्या है आपके आवर्स ऑफ वर्क को लेके, जैसे फिक्सेशन ऑफ वेजेस हो गया, एसेंशियल एमिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, मतलब वेजेस कैसे फिक्स करोगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या क्या एमिटीज दोगे, ठीक है। लाइसेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी लिया जा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी लिया जा सकता है। क्लियर है बच्चे लोग। समय समय पे इसको रिन्यू भी कराया जाएगा, जो 5 साल का आप लोग पीरियड आप लोग पढ़े हो। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन। एप्लीकेशन कैसे जाएगा आप लोग का सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप लोग का एप्लीकेशन जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग, तो ध्यान समझते हैं। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस अंडर सेक्शन 119 फॉर द पर्पस सेक्शन 47 और 47(1)(2) shall be made electronically in form and manner as we prescribe। मतलब सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, अगर लाइसेंस लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जाएगा। और एप्लीकेशन में क्या बताना है आपके पास, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने हैं, नेचर ऑफ वर्क फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज टू बी एम्प्लॉयड, नेचर ऑफ वर्क जिसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपको एम्प्लॉय हो, एंड अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर। अदर प्रिस्क्राइब भी आपको बताना पड़ेगा कि इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर में क्या क्या लगेगा। क्लियर है बच्चे लोग। वैलिडिटी क्या है तो ध्यान समझना, कितने साल के वैलिड रहेगा सर आपने भी बताया, 5 साल के लिए वैलिड। आपको समय समय पे प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्रीज करना है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा, अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, एस में भी प्रिस्क्राइब पे। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन, यस और नो। अब थोड़ा ध्यान समझना, अब कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस ले रहा है तो उसको थोड़ा पैसा लगेगा, खर्च लगेगा, उस खर्च को वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वसूली नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन, यस और नो। ठीक, अब ना थोड़ा ध्यान समझना, क्या लाइसेंस अमेंड और रिवोक हो सकता है, सेक्शन 51 ये बारे में बोलता है। सेक्शन 51 52 टुगेदर एस्टैब्लिश द डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अंडर द कोड। दे कवर रिवोकेशन, सस्पेंशन, अमेंडमेंट एंड अपील, इंश्योरिंग बोथ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसीजर फेयरनेस। मतलब दोनों सेक्शन मिलके बोलता है कि अपील कब करोगे, कब आपका लाइसेंस रिवोक होगा, कब सस्पेंड होगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान समझना, कब कब लाइसेंस रिवोक और सस्पेंशन में जा सकता है, इसको ध्यान रखना। अगर लाइसेंस ऑब्टेन किए हो आप लोग मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, बोलिए सबके सब, सर हम लाइसेंस कैसे ऑब्टेन किए, मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट में, ठीक है। और लाइसेंस होल्डर जो है ना, जैसे हम कंडीशन बोले थे वैसा वो कवर अप नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जैसे कंडीशन बोला गया वैसे कवर अप नहीं किया जा रहा है, तो उसको ओबीएच दे के पेनाल्टी के साथ यहाँ पर लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन, यस और नो। अब चाहे तो आपको लगता है कि आप लाइसेंस रिवोक होने से अगर खुश नहीं है तो उस केस में आप अपील कर सकते हो, और जनरली अपीलेंट अथॉरिटी को अपील कितने दिन के अंदर में होता है, 30 दिन के अंदर में अपील होता है, और सामने वाला आपके अपील को डिस्पोज करेगा। क्लियर है बच्चों लोग एवरीवन, यस और नो। अब देखो, अब ना यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पूरा वेलफेयर देने की जवाबदारी किसकी, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। फैसिलिटीज इंक्लूड दोस अंडर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजन। जो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर पोजीशन में जितने भी बात लिखे गए हैं वो सारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देना पड़ेगा। इफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज हायर्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर विदाउट लाइसेंस, इट इज ट्रीटेड एज अ वॉयलेशन ऑफ लॉ। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस नहीं है उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर हायर करता है तो उसको वॉयलेशन ऑफ लॉ बोला जाएगा और उसके लिए पेनाल्टी भी लग सकती है। क्लियर बच्चे लोग। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में समझते हैं कि किसकी जवाबदारी होगी पेमेंट करने का, तो ध्यान समझना, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी प्रिस्क्राइब टाइम में, प्रिस्क्राइब मोड में। अब मोड क्या होगा आप लोग का, बैंक ट्रांसफर होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, और कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा अबाउट द पेमेंट, और अगर पॉसिबल नहीं है तो जो भी अप्रूव में होगा। समझ आया बच्चे लोग। और अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर पैसा नहीं दे पाता या तो कम देता है तो उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पूरा पैसा देना पड़ेगा या तो बैलेंस अमाउंट देना पड़ेगा, बाद में जाके कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है। तो ध्यान समझना, कॉन्ट्रैक्टर को अपने लेबर को पैसा देना था,
वो उनको पैसा नहीं दे पाए, तो कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलते हैं, वो जाके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से पैसा मांग सकता है, या तो जितना जितना कम दिए या तो पूरा मांग सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना। और अगर कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं दे पाता तो गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है कि आप उसके एचडी से, बोले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा कट कर सकते हो। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? यस और नो? तो ध्यान समझना, हर कॉन्ट्रैक्टर ऑन रिक्वेस्ट पे, अगर कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो वर्कर है अगर रिक्वेस्ट फाइल करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो लोग भी वर्कर हैं, तो उस केस में उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? यहां तक ठीक। मतलब सीधी सी बात है, वेजेस का पेमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर ही वेजेस का पेमेंट करेगा। कौन से मोड में करेगा? बैंक ट्रांसफर में और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। अगर कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं कर पाता तो कौन पे करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आगे जाकर उसको रिकवरी भी कर सकता है, और अगर नहीं दे पाया तो गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगा कि उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा काट लो। और कॉन्ट्रैक्टर लेबर अगर डिमांड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्लियर बच्चों लोग? अब मेन क्वेश्चन यह राइज होता है कि कहां कहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट नहीं हो सकता। देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना रेगुलर एक्टिविटी में अपॉइंट नहीं होना चाहिए, बोलने मतलब कोर एक्टिविटी में। कारण वो तो रेगुलर एम्प्लॉय हो गया ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो, मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो रेगुलर को दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं दिया जाता। तो उस केस में अगर मेन कोर एक्टिविटी है तो वहां आप लोग का अपॉइंट बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है बच्चों लोग, एवरीवन? यस और नो? अब वो कोर एक्टिविटी है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी डिसाइड करेगा वो कोर एक्टिविटी है कि नहीं। आप लोग का समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन? ठीक। अब थोड़ा ध्यान समझना। तो बच्चे लोग, अब हम लोग का आप लोग का स्टार्ट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट रहेगा आप लोग का फैक्ट्री। अब थोड़ा ध्यान समझना। जो फैक्ट्री मतलब होता क्या है, पहले एक जनरल मीनिंग समझ लो, जो हम लोगों ने पहले भी कवर कर लिया। सर फैक्ट्री मतलब क्या होता है? सर जहां पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। अगर सर विद एड टू पावर है और विदाउट एड टू पावर है, समझ आया कि नहीं? तो उसमें 40 और 20 का कंडीशन दिया हुआ है। समझ आया बच्चे लोग? तो इनको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है अगर आप कोई भी फैक्ट्री में अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर बनाना चाहते हो तो। क्लियर बच्चे लोग, एवरीवन? ये एक नॉर्मल सा नियम है। अब तो ध्यान समझना। इसके बाद जो मेन आप लोग का डेंजरस ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर डेंजरस ऑपरेशन होता है जिसमें कि सामने वाले को रिस्क है कि उसका हो सकता है मटेरियल इंपेयरमेंट हो, तो उसको क्या रखना है सर? उसको एकदम प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखना है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना है समय समय पे, और वेलफेयर प्रोविजन भी मेंटेन करके चलना है। तो समझिएगा, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेक द प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन इज कैरिड ऑन which exposes any of person employed in it to a serious risk of bodily injury, poisoning और disease। मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस फैक्ट्री में जहां पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जहां पास चांसेस है कि जो आदमी काम कर रहा है उसको रिस्क है कि वो बॉडली इंजरी हो सकता है, पॉइजन होता है, डिस्पोज होता है, तो क्या करना है? स्पेसिफाइंग दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन डिक्लेयरिंग टू बी डेंजरस। अगर ऐसा है तो उस प्रोसेस को डेंजर डिक्लेयर करो, जिसको हमारे वर्ड में हैजार्डियस भी बोला जाता है। प्रोहिबिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑपरेशन। मतलब अगर ऐसा जगह है तो भाई प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल भी उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। The periodical medical examination before or at a time of during the employment to ascertain the fitness of worker or employee for such employment on the cost of the occupier। तो ध्यान समझना। और समय समय पे या तो काम करने से पहले या तो बीच बीच में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, फिटनेस चेक करने के लिए। और पैसा कौन देगा भैया? ऑक्यूपायर देगा, जो एम्प्लॉयर रहेगा। ओके। वेलफेयर को, वेलफेयर एमिटी, सैनिटरी फैसिलिटी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्लॉथिंग और एनी अदर रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर डेंजरस ऑक्यूपेशन। अब सीधी सी बात है, आप सेक्शन 82 ये बोलता है अगर डेंजरस ऑपरेशन है तो पहले तो डेंजर ऑपरेशन बोलो, कोई प्रेग्नेंट उनको वहां काम मत करा, और उनको समय समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा के दो, और साथ ही साथ वेलफेयर और एमिटीज सैनिटरी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते चलना है। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन? यस और नो? तो ध्यान समझना, अगर कुछ भी डेंजरस या कुछ भी अगर लफड़ा चीज होता है तो ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ध्यान समझना, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर, hazardous process duties of occupier। The occupier must provide full detail about danger, health hazard and safety related to hazardous material। कोई भी hazardous material में अगर कुछ भी अगर दिक्कत है तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है? किसको किसको देना पड़ेगा सर? वर्कर को देना पड़ेगा, आईसीएफ को देना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी देना पड़ेगा, और जनरल पब्लिक जो आसपास लोग हैं उनको भी बताना पड़ेगा ना भाई कि आप लोग डेंजरस ऑक्यूपेशनल कर रहे हैं। समझ आया बच्चे लोग? तो जो काम कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, आईसीएफ को बताना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, जो नगर निगम होता है सो ऑन, और जनरल पब्लिक को बताना पड़ेगा। ठीक है? तो ध्यान समझना, आपको पॉलिसी भी बना के चलना पड़ेगा, डिटेल सेफ्टी पॉलिसी बना के चलना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसको अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा, और चेंजेस हुए तो रेगुलर उसको अपडेट भी करना पड़ेगा।
क्लियर है बच्चे लोग? मस्ट प्रोवाइड करेक्ट डिटेल अबाउट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट एंड मेथड ऑफ डिस्पोजल। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि कितने क्वांटिटी का आप डिस्पोज रखते हो, कौन से प्रकार का, और उसको कैसे डिस्पोज करते हो। ओके, और आपके पास ऑन साइट इमरजेंसी डिजास्टर प्लान होना चाहिए, मतलब आप कैसे काम करोगे, अचानक से अगर इमरजेंसी आ गया तो वो भी आपको बता के चलना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? कोई भी अगर हजार्डियस प्रोसेस होता है तो कितने दिन के अंदर, 30 दिन, मतलब काम स्टार्ट करने के 30 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम हजार्डियस प्रोसेस चालू कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे लोग? अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो फैक्ट्री लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है आप लोग का। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? फिर आता है आप लोग का स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हजार्डियस प्रोसेस को लेके। सबसे पहले हेल्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा हर एम्प्लॉयर को। जो पर्सन वहां काम करते हैं उनको एक्सेस देने लायक एक्यूरेट और अपडेट मेडिकल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन काम क्या कर रहा है, हजार्डियस प्रोसेस क्या रिकॉर्ड है। ओके, और थोड़ा ध्यान समझना, अगर हजार्डियस प्रोसेस है तो उस केस में ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल कर पाए और प्रॉपर एम्प्लॉय को सेफ्टी दे पाए। क्लियर बच्चे लोग? अगर क्वालिफिकेशन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो चीफ इंस्पेक्टर डिवीजन क्या होगा, वो फाइनल रहेगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वर्कर को काम चालू करने से पहले और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर लिविंग सच वर्क उनको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मतलब काम चालू करने से पहले, बिटवीन द वर्क और आफ्टर द वर्क मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है। क्लियर है बच्चों लोग एवरीवन? यस और नो? और इसके लिए नेशनल बोर्ड चाहे तो कुछ सिचुएशन में अगर लगता है कि जनरल पब्लिक को चीजें इफेक्ट कर रही है या तो किसी वर्कर को हैजार्डियस प्रोसेस का इफेक्ट हुआ है तो नेशनल बोर्ड कभी भी कोई भी समय पे सिचुएशन पे इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है। क्लियर बच्चों लोग? अब ध्यान समझना, इमरजेंसी स्टैंडर्ड होता क्या है ना कि अगर मान लेते हैं कि कोड में अभी ऐसी बातें नहीं लिखी गई है जो सफिशिएंट है कि कैसे हजार्डियस प्रोसेस को हैंडल करें, तो गवर्नमेंट चाहे तो जब तक वो कोड में अमेंडमेंट नहीं हो जाता इमरजेंसी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकता है, और जब तक नया कोई रूल्स नहीं आ जाता तो इमरजेंसी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल रहेगा। तो ध्यान समझना, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द डायरेक्टर जनरल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सो ऑन टू स्टैंडर्ड सेफ्टी इन हजार्डियस प्रोसेस टू ले डाउन इमरजेंसी स्टैंडर्ड टू इन्फोर्समेंट ऑफ सुटेबल स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हजार्डियस प्रोसेस। उस हजार्डियस प्रोसेस के लिए कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनवा सकता है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट नो स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी हैव बीन प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ हजार्डियस प्रोसेस और क्लास ऑफ हजार्डियस प्रोसेस, और वेयर द स्टैंडर्ड सो प्रिस्क्राइब आर इनएडिक्वेट। जहां पास लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके लिए ना तो स्टैंडर्ड बना हुआ है उस हजार्डियस प्रोसेस के लिए, और बना हुआ है तो सही नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में इमरजेंसी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब होगा। The emergency standard laid down under the subsection 1 shall, until they are incorporated in the rules made under this code, be enforceable and have the same effect as they had been incorporated in rules made under this code। मतलब इमरजेंसी स्टैंडर्ड तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक वैसी कोई बातें कोड में नहीं लिखी जाती और ऐसा माना जाएगा कि वो बातें आप लोग के कोड में लिखी गई है। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको बता सकता है कि कितना आप केमिकल और टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसको हैंडल करोगे, उस लिमिट से ज्यादा आप लोग को नहीं करना है। क्लियर है बच्चे लोग? अब थोड़ा ध्यान समझिए सेक्शन 89 क्या बोलता है। कोई भी वर्कर को अगर लगता है कि कुछ डेंजर है, उसको लगता है कुछ भी डेंजर है, तो तुरंत के तुरंत ऑक्यूपायर हो, एजेंट हो या मैनेजर हो, पर्सन इन चार्ज है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? तो ध्यान समझना, वेयर द वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इंगेज इन हैजार्डियस प्रोसेस हैव रीजनेबल अप्रहेंशन दैट देयर इज लाइकली टू इमीडिएट डेंजर टू देयर लाइफ और हेल्थ ड्यू टू एक्सीडेंट, दे मे ब्रिंग द सेम नोटिस ऑफ ऑक्यूपायर, agent, manager or any other person who is in charge of factory or the process concerned directly or through representative of safety committee and simultaneously bring the same to the notice of ICF। एकदम सिंपल सा लाइन बोलता है, जो वर्कर है जार्डियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे जान को खतरा या तो हमारे हेल्थ में कुछ दिक्कत है, तुरंत के तुरंत जो मालिक है ऑक्यूपायर एंड मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और नहीं कर पा रहे हो तो सेफ्टी कमेटी को जाके बताओ और साथ ही साथ आईसीएफ को भी बताओ। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक, अब तुरंत के तुरंत ऑक्यूपायर क्या करेगा, उसमें इमीडिएट एक्शन लेगा। अगर उसको लगता है सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई डेंजर है तो तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेगा और रिपोर्ट किसको भेजेगा, आईसीएफ को भेजेगा। और तो ध्यान समझना, अगर ऑक्यूपायर एजेंट को सेटिस्फाई नहीं है अगर उस चीज से कि इमीडिएट डेंजर नहीं है, तो जो आईसीएफ बोल देगा उसी को फाइनल माना जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? लेकिन रिपोर्ट तो भेजना ही पड़ेगा। क्लियर है किड्स एवरीवन? यस और नो? फिर अगर कंपनसेशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सारे कोड में एकदम सेम है। समझ आए बच्चे लोग?
अगर आप लोग का पेनाल्टी का है तो 50% हो सकता है, ऑफेंस है तो 70% और मैक्सिमम फाइन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कंपाउंडिंग के बाद भी अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे तो मैक्सिमम फाइन का 20% पेनाल्टी लग जाएगा आपको। क्लियर है बच्चों लोग, एवरीवन, यस और नो? अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी फंड में। देखो, सोशल सिक्योरिटी फंड एक नया कॉन्सेप्ट आया जो किनके बेनिफिट के लिए होगा? वर्कर के बेनिफिट के लिए। किसके लिए? वर्कर के बेनिफिट। कोई डेथ हो जाती है तो जो भी चीज हो जाती है, तो ध्यान समझना। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नया फंड बनाएगा जो इसमें जो जो अमाउंट जो रिसीव होगा ना, वो कहां से रिसीव हो सकता है? एक हो सकता है जो ऑफेंस होगा, कंपोजिशन ऑफेंस में जो 50% या 75% जो पैसा आ रहा है, या तो जो पेनाल्टी लग रही है, वो सारे पैसे को इसमें यूज किया जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? और ये फंड को कैसे मैनेज करना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बताएगा। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा सर? दो जगह से, ऑफेंस को कंपाउंड करने पे और जो पेनाल्टी पे आएगा। और किसके बेनिफिट के लिए यूज होगा पैसा? ठीक है सर, किसके बेनिफिट के लिए यूज होगा मैं बताता हूं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी फीचर्स में पढ़ा हुआ है। कहाँ गया सर, कहाँ गया सोशल सिक्योरिटी फंड? एक नया जो कॉन्सेप्ट आया था आप लोग का, ओके, अभी नहीं दिख पा रहा है वो। ओके, मैं आप लोग को बताता हूँ, जो सोशल सिक्योरिटी फंड है ना, वो किस पर्पस के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्कर के बेनिफिट के लिए यूज होगा। समझ आया बच्चे लोग? और उनसे पैसा कहां से आएगा आप लोग का? जो पेनाल्टी रिसीव होगा और जो कंपाउंडिंग ऑफेंस होगा। क्लियर है बच्चे लोग? तो ऐसे करके बच्चे लोग, आप लोग का मेन जो टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, यहाँ पास खत्म होता है। क्लियर है किड्स, एवरीवन? उम्मीद है बेटा आप लोग को कि चारों कोड आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया है। इसको बार बार देखिए, आप लोग को इसी में ही कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? थैंक यू सो मच।